नेक्स्ट टॉपिक इज बिट फील्ड। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वन इज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या था कि हर डेटा जो स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर्ड है उसको अलग अलग मेमोरी अलोकेट हो रही थी, लेकिन वो भी पैडिंग के साथ। गॉट द पॉइंट। फिर हम लेकर आए यूनियन। यूनियन क्या करता था, उस सारे डेटा में जो भी डेटा का साइज सबसे बड़ा होगा उतनी मेमोरी अलोटेड हो जाती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बाकी सारे के सारे डेटा उसी मेमोरी को शेयर कर रहे थे। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल डेटाज ऑफ ए स्ट्रक्चर एट ए टाइम अगर एक्टिव है तो उस केस में यूनियन काम नहीं कर सकता और स्ट्रक्चर ज़्यादा मेमोरी लेगा। जहाँ पर मुझे ऑलरेडी ये पता है कि नंबर की जो रेंज है वो लिमिटेड है। अगर मैं सबसे कम से कम डेटा को बात करूं तो कम से कम डेटा क्या है मेरे पास साइज में, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर कितने बाइट लेता है, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। उसकी रेंज क्या होती है -128 से +127 इन साइंड, और अगर मैं अनसाइंड की बात करूं तो क्या हो जाएगी 0 से 255। गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मुझे एक वेरिएबल बनाना है फुट साइज का। गॉट द पॉइंट। फुट साइज कितनी हो सकती है, अगर मैं यूएस नंबर की बात करूं तो फुट साइज क्या हो सकती है 3 to 14 15 हाईएस्ट, इससे ज़्यादा फुट साइज हो ही नहीं सकती है। अब सोचो आप एक वेरिएबल को 4 बिट में काम कर सकते थे और ऑब्वियस है फुट साइज नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अगर नेगेटिव नहीं हो सकती मतलब अनसाइंड नंबर होगा, और अनसाइंड में अगर 4 बिट की बात करूं तो मुझे क्या रेंज मिल जाएगी 0 to 15। गॉट द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हैंड में फिंगर्स, अगर किसी भी बंदे के हैंड में फिंगर क्या हो सकती है, अगर हैंडी नहीं हुए दोनों तो 0, अगर एक हुआ और सारी फिंगर्स हैं तो विथ थंब इंक्लूडिंग थंब दैट इज 5, अगर दोनों हुए तो 10। हो सकता है किसी को हर एक हाथ में 1 या 2 उंगली एक्स्ट्रा हो तो 7 7 14। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि दोनों ही हाथ मिलाकर फिंगर एंड थंब मिलाकर 15 से ज़्यादा हो जाए। ये भी अगर मैं फिंगर्स और थंब की बात करूं तो एक इंसान की हाईएस्ट कितनी हो सकती है 0 to 15, हाँ या ना। तो इस केसेस में उस वेरिएबल को एक्स्ट्रा मेमोरी देने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। बात समझ में। जब एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं देने का मीनिंग बनता है तो क्या मेरे पास ऐसा कोई प्रोविज़न है कि जहां मैं उसको जितनी बिट्स रिक्वायर्ड है उतनी ही बिट्स अलॉट करूं। गॉट द पॉइंट। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो वो है बिट फील्ड। बिट फील्ड क्या करता है वो सुनिएगा। When storage space is at a premium, it may be necessary to pack several objects into a single machine word is called bit field। तो कैसे काम करता है वो समझिएगा। struct xyz integer b1 colon 3 integer b2 colon 2 integer b3 colon 3। यहां पर जो कॉलन के बाद जो टर्म लिखी है that is number of bits allocated। बात समझ में आई। अगर 3 लिखा है तो B1 को सिर्फ 3 बिट्स असाइन है, 2 तो सिर्फ 2 बिट्स, 3 तो 3 बिट्स। मतलब इसका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा 3 + 2 + 3 8 बिट्स। 8 बिट्स टोटल मुझे अलॉट होंगी। लेकिन जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा है स्ट्रक्चर के पैडिंग में, वो क्या कि अगर एक वर्ड का एक भी बाइट या एक भी बिट अगर आप यूज कर रहे हो तो वो वर्ड किसके खाते में गिना जाएगा, आपके खाते में।
तो अगर वर्ड साइज 8 बिट है, 1 बाइट है, तो उस केस में इस ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी? 1 बाइट। लेकिन अगर वर्ड साइज 2 बाइट है, नो डाउट हम लोग सिर्फ 8 बिट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ड साइज वो लेगा वो 2 बाइट लेगा, क्योंकि मिनिमम एक वर्ड तो वो लेगा ही लेगा। अगर वर्ड की एक भी बाइट या बिट हमारे अकाउंट में आई तो वो हमारे खाते में गिनी जाएगी। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, ये वैसे ही काम करता है जैसे स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट काम करते हैं। तो bit.b1 it will print 2, bit.b2 it will print 1 and bit.b3 it will print 3। गॉट द पॉइंट? ये वैसे ही काम करता है जैसे अपने स्ट्रक्चर के डेटा को प्रिंट करते हैं डॉट के साथ, वैसे ही। गॉट द पॉइंट? लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहाँ आता है वो समझिएगा। जब हम बात करते हैं अगर एक नंबर 8 बिट का है और अगर फर्स्ट बिट 0 है तो नंबर इज पॉजिटिव, और फर्स्ट बिट अगर 1 है तो नंबर इज नेगेटिव। ये बात हम जानते हैं, जो कि हम पढ़ भी चुके कहाँ पर? डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, जब 3 बिट्स असाइन कर रहा हूं किसी को, अगर मैं सिर्फ 3 बिट असाइन कर रहा हूं, समझिएगा, जब मैं 3 बिट असाइन कर रहा हूं तो 3 बिट्स में मुझे रेंज क्या मिलती है? 3 बिट्स की रेंज क्या होती है? नहीं पता? चलो, अगर 3 बिट्स है तो -4 2 +3। ये भी आप डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स के चैप्टर में हम लोग इस रेंज को निकालना सीख चुके थे। जब 3 बिट्स असाइन, n बिट्स असाइन करेंगे तो n बिट का फॉर्मूला भी मैं बता चुका था। गॉट द पॉइंट? तो 3 बिट्स में रेंज है -4 2 +3। अगर आप 3 बिट्स में, अगर आप ये 3 बिट्स में 3 की बजाय 4 असाइन करते, 3 की बजाय 4 असाइन करते, तब 4 का बाइनरी होता 100, और 3 बिट में अगर फर्स्ट बिट 1 है तो नंबर इज नेगेटिव। अगर ये नंबर नेगेटिव है तो ये नंबर नेगेटिव में क्या है? तो हमने पढ़ा था साइंड नंबर किस में रिप्रेजेंट होता है? साइंड नंबर किस में रिप्रेजेंट होता है? 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में। और 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में ये 100 क्या है? दैट इज -4। बस समझ में आई? ये भी आप डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स के अंदर देख सकते हो कि ये ये 100 साइंड नंबर में क्या है इन 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। अगर नहीं भी अगर आपको देखना है तो एक बार मैं बता देता हूँ, इस नंबर को वापस से 2's निकालो, दैट इज 0 0 1, क्योंकि लेफ्ट राइट से सारे 0 को इग्नोर कर लो, सेम रहने दो, पहले 1 को 1, और जो भी ये जिसका भी ये बाइनरी बनता है उसके आगे माइनस लगा दो, तो 4 -4। गॉट द पॉइंट? तो ये -4 का क्या है? 2's कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, तो ये बात ध्यान रखना, उसी तरीके से अगर मैं इसको B2 को 2 की बजाय सिर्फ 1 बिट असाइन करता, 1 बिट असाइन करने से अगर मैं 1 इंसर्ट करता तो 1 बिट में या तो नंबर 0 होता या नंबर 1 होता, 1 बिट से। अगर 1 बिट से नंबर 0 होता तो वो 0 है, और 1 है तो वो 1 नहीं है, वो -1 है, क्योंकि फर्स्ट बिट इज 1, तो ये नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या है? -1। ये बात भी आप ध्यान रखना। तो बिट फील्ड में जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है, लेकिन जब इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट एक नोट है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, वो ये कि बिट फील्ड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर। बिट फील्ड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर। ये किसी भी कैरेक्टर,
फ्लोट या डबल के साथ काम नहीं करता है। गॉट द पॉइंट? दैट इज ऑल अबाउट बिट फिल।